देखो, एक तो होता है मोटिवेशन, एक तो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी होता है। आप आज त्रिलोक त्रिलोक सिंह जी से मिल लोगे तो आपको एकदम लगेगा कि अरे वाह, और अगले दिन 2-3 दिन आप पढ़ लोगे 15-15 घंटे दिन के। और तो वो टेम्परेरी होता है, कुछ समय तक जो है वो आपको स्पार्क कर सकता है। लेकिन लंबी रेस के घोड़े हैं ना अपन, तो अपने तो भी एलिजिबल होंगे, एलिजिबल होने में भी टाइम है अपने को। तो लंबी रेस अगर चलनी है तो हमको मोटिवेशन के साथ साथ में एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। कि भाई आज सुबह उठ करके पढ़ने का मन है या नहीं है, उससे पढ़ाई डिसाइड नहीं होगी। आज हमारे शेड्यूल में टाइम डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इतने बजे उठ करके ये सब्जेक्ट पढ़नी है, पढ़नी है तो पढ़नी है। वो मेरा मूड डिसाइड नहीं करेगा, मेरा शेड्यूल डिसाइड करेगा, मेरा डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। और डिसिप्लिन अगर आपका, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें अगर है तो आप 6 महीने 8 महीने बाद में उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। एक दिन में देखने को नहीं मिलेगा कि एक दिन आप 12-15 घंटे पढ़ लिए तो उससे कुछ अचीव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करना पड़ेगा। और अपने पास में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अपने पास में टाइम है। इस तैयारी में सबसे, अगर कोई बेशकीमती क्रूशियल रिसोर्स है तो वो है टाइम। क्योंकि आप सब दूसरे बैचेस वालों को देखते होंगे कि दौड़ते भागते रहते हैं, इधर इधर होते रहते हैं। और या फिर जस्ट जो मेंस से पहले वाले बैचेस चलते हैं, इसी बिल्डिंग में ऊपर वाले क्लासरूम में मेंस का जो है वो बैच चलता था। जो आरएस का भी मेंस हुआ ना 17-18 तारीख को, उसके लिए। तो वो जस्ट 4-5 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। अब उनको 4-5 महीने में उनकी क्लासेस चलती थी, सुबह 7 बजे शुरू होती थी, शाम को 7 बजे तक क्लासेस चलती थी। और नॉन स्टॉप, बीच में सर आ रहे हैं तो बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है ठीक है खा लो 10 मिनट तुम, कोई बात नहीं। इस तरीके से, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं। लेकिन अपने साथ में ऐसा नहीं है, अपने साथ में टाइम नाम का रिसोर्स है, वो सफिशिएंट है। और इस टाइम रिसोर्सेज का यूज़ आपको ढंग से करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। पैसा चला जाता है व्यक्ति के पास में, वापस भी आ जाता है। प्रतिष्ठा चली जाती है व्यक्ति की, वो भी वापस आ सकती है। लेकिन समय एक बार चला जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता। तो टाइम को वैल्यू करना पड़ेगा अपने को कि भाई मेरा ये टाइम है, जब भी जितना जो भी है उसको डिवाइड करते हुए और टारगेट दिमाग में रखते हुए, और उसको आपको ढंग से सही करना पड़ेगा। और उसका तरीका एक ही है। एक तो अभी 2 क्लासेस चल रही हैं अपनी, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। शुरुआत में 4-4 घंटे की क्लासेस होगी, फिर आप थोड़े हैबिचुअल हो जाओगे, आप थोड़े फेमिलियर हो जाओगे, फिर वो बढ़ा करके 3 क्लासेस कर देंगे, 6 घंटे का कर देंगे। जो कि इतना बर्डन नहीं आपको लगेगा। थोड़े टाइम बाद में, 1-2 महीने बाद में, 2-3 महीने बाद में, जब भी कंफर्टेबल आपको रहेगा, उसके बाद में वो शेड्यूल कर लिया जाए। तो पहली प्रायोरिटी तो अपनी हमेशा यही रखनी है कि हम जो क्लास में चल रहा है उसको एकदम टिप्स पे करना। आप जितने भी टॉपर्स के पुराने वीडियो देखोगे, या त्रिलोक सिंह जी या केदान जी या अभिषेक सर, ये सब आए होंगे आपकी क्लासेस में, आए थे? त्रिलोक सर आए थे। हाँ, तो उन्होंने सेमिनार त्रिलोक सर ने लिया था, केदान सर भी थे सेमिनार में। उन्होंने जरूर एक बात बताई होगी कि आपका रिसोर्सेज फिक्स होने चाहिए और उसका क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। देखो, ऐसा बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज के अंदर में एवरीथिंग अंडर द सन इज इन द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज। ऐसा नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। ऐसा केवल अफवाह फैलाई गई है, और वो कोई 1-2% सवालों के लिए फैलाई गई है। हर एग्जाम, अगर भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो आप और मैं भी अगर पेपर बनाने बैठेंगे तो 4-5 सवाल तो ऐसे रखने ही चाहिए ना जो किसी से भी नहीं हो। 4-5 सवाल तो ऐसे रखने ही चाहिए ना जो किसी से भी नहीं हो। भाई सबसे बड़ा एग्जाम है तो ऐसे सवाल कुछ तो रखने ही। राजस्थान का सबसे बड़ा सवाल एग्जाम है आरपीएससी आरएस, तो उसमें कम से कम 4-5 सवाल तो ऐसे होने चाहिए ना जो किसी से भी नहीं हो। बस उन 4-5 सवालों को इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, जबकि बाकी के 95% जो क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। और कट ऑफ तो आप सबने देखी, कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ तो बहुत ही, मतलब अगर आरएस की बात करें तो 800 में से जो अभी वाले बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए 262 कट ऑफ, आउट ऑफ 800। आउट ऑफ 800, जिसके 262 से ज्यादा मार्क्स हैं, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। ये 33% है। 10वीं पास करके आए हो, कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं पास होने के लिए? 36% चाहिए होते हैं। 33 वाला तो भाई ग्रेस पास माना जाता है। तो भाई ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया उसको। तो इतने नंबर चाहिए होते। कहने का मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूट कॉम्पिटेंस का एग्जाम नहीं है कि भाई 800 में से 500 लेंगे उसी को लेंगे, ऐसा नहीं है। अपने को दूसरों से ज्यादा लाने हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या करना होता है, दूसरों से आगे रहना। ये अपने को बात ध्यान में रखनी। तो जो क्लासरूम में ऑलरेडी सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको एक तो मास्टर करना है, अच्छे से करना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कम है, थोड़ा है, तो अच्छे से करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। आपको 4-5-6 महीने बाद में आपकी ये प्रॉब्लम शुरू होगी कि सर पिछला वाला कैसे रिवाइज करें।
पिछले वाले सब्जेक्ट हो गए उनको कैसे रिवाइज करें। तो अभी इन सब्जेक्ट को इतना अच्छे तरीके से कर लेना है कि जब 5-6 महीने बाद में जब नए सब्जेक्ट और आएंगे, भाई एक सब्जेक्ट पूरा होगा तो दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो जब जो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा वो इस स्थिति में नहीं रहना चाहिए कि उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगे। तो रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और रिवीजन राजवीर सर ने बता दिया होगा कि भाई शुरू से करना है रोज। बताया था सर ने। मैं भी पढ़ता था, मुझे भी बताया था रोज शुरू से पहले पेज से पढ़ना होता है। उससे क्या होता है देखो, उससे ये होता है कि आप पहले दिन पहली क्लास हुई होगी, जो आज पढ़ाया, जैसे मैम ने आज पढ़ाया होगा फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो कल पढ़ाया था या पिछली क्लास में पढ़ाया था उसको वापस रिवाइज करने में उतना टाइम थोड़ी ना लगेगा जितना कल लगा था। तो बेसिकली क्या होगा, धीरे 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 करके जब एक हफ्ते का आप लास्ट में सैटरडे को पढ़ने जाओगे या संडे को पढ़ने जाओगे, तो जो टाइम आपको पहले दिन जब पढ़ाया था जितना टाइम लगा था उससे काफी कम टाइम हो जाएगा, काफी कम टाइम लास्ट में रहेगा उसको रिवाइज करने के लिए। और अल्टीमेटली गोल यही है कि रिवीजन करने का टाइम को क्या करना है, कम से कम करना। क्यों? क्योंकि जब हम फाइनल एग्जाम देने जाओगे, चाहे आप यूपीएससी के 4 पेपर देख लो या आरएस के जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, आरएस के तो 4 ही होते हैं, यूपीएससी में तो 2 ऑप्शनल के अलग हो गए, जीएस के 4 पेपर हो गए, फिर हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर अलग हो गया। तो उसमें यही चैलेंज रहता है कि भाई जीएस का पेपर है तो फिर उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सारा रिवाइज करना पड़ेगा। बिना रिवाइज किए तो फिर टिप्स पे रहेगी नहीं चीजें, और जब टिप्स पे नहीं रहेगी तो फिर 3 घंटे में आपको इतनी सारी सब्जेक्ट्स लिखनी पड़ेगी। और इतनी सारी सब्जेक्ट्स लिखना तो अपन वापस इतना टाइम तो ले नहीं सकते, तो वहां पे उस समय टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, ये सारी चीजें मुझे याद है अच्छे से टिप्स पे। और उसका ये एक तरीका है कि अभी इतनी बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया जाए कि आखिर में जब रिवीजन करना पड़े तब मुश्किल नहीं आए। पेज खोला, स्कैन हो गया एकदम सीधा कि भाई इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, निकल करके आगे सामने 5-7 बार पढ़ने के बाद में स्कैन कर लोगे आप पेज को कि इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट स्कैन हो जाएगा एकदम। और बहुत बड़ी सब्जेक्ट भी आप जो है वो आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरा रिवीजन एक सब्जेक्ट का कर लोगे। उस स्टेज तक पहुंचना है। और उस स्टेज तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका जो राजवीर सर ने बताया वही है कि रोज पहले पेज से जो है वो रिवीजन करो। मेंटल बैरियर होता है कि पहले से पढ़ के क्या करेंगे, आता है मुझे तो याद है, लेकिन वो मन आपको जो है वो धोखा दे रहा है, नहीं है याद, वो याद करना पड़ेगा। यूसेन बोल्ट का नाम सुना आपने? सबसे दुनिया का तेज रनर है, 100 मीटर की रेस कुछ 9-1 सेकंड के आसपास में वो कवर कर लेता है। अब सोचो अगर वो दिमाग में ही सोच ले कि हाँ मैं जो है वो इस तरीके से ट्रैक पे जाऊंगा और इस तरीके से दौड़ूंगा और इस तरीके से 9 सेकंड में रेस पूरी कर लूंगा, तो क्या वो कर पाएगा क्या? उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न सिर्फ रनिंग की बल्कि फिजिकली फिट रहने की भी अलग अलग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि स्ट्रेंथ बढ़े उसकी और वो अचीव कर सके उस गोल को। तो सेम अपने ऊपर अप्लाई होता है कि अपना इवैल्यूएशन फाइनल कैसे होगा, जो अपन ने कॉपी में आंसर लिखा होगा उससे होगा। भाई यूपीएससी आरपीएससी के पास में कोई मीटर तो है नहीं कि अपने को बुला ले चेक कर लेगी हाँ भाई तू सेलेक्ट और तू नहीं सेलेक्ट, ऐसा कुछ तो है नहीं। कौन बोलेगा? अपनी आंसर शीट बोलेगी, मेंस का जो भी आंसर लिख के आओगे वो बोलेगी। और उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और लिखने की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस करेंगे तब जो है वो अपन फाइनल एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो रिवीजन इस तरीके से करना है, हमेशा पहले पेज से लगा करके रिवीजन करना है ताकि अपने को ये दिक्कत नहीं आवे कि भाई लास्ट में रिवीजन करने में कोई ज़्यादा बर्डन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बात को अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। और दूसरा, सर राजू सर बताते होंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा अपने आसपास के प्रति थोड़ा थोड़ा अवेयर होना शुरू करना पड़ेगा। और वो कैसे होंगे, अपन न्यूज़पेपर के माध्यम से। अपन भाई आप देखोगे सिलेबस के अंदर में तो क्या लिखा हुआ होता है कि भाई नेशनल और इंटरनेशनल महत्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंस के जो इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, तो वो पढ़ने होते हैं। और वो अवेयरनेस का कहाँ से मिलती है अपने को, न्यूज़पेपर से मिलती है। तो एक थोड़ी सी अपने को हैबिट डालनी पड़ेगी, रोज डेली का डेली आपको जो अच्छा न्यूज़पेपर लगता है, जो भी आपको ढंग से समझ में आता है और जो भी अच्छा लगता है, कम से कम एक कोई भी न्यूज़पेपर, और उसमें जो प्रमुख प्रमुख खबरें पढ़ उससे पहले अपने पास में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए अपना सिलेबस, सबके पास में होना चाहिए, आरएस का भी और यूपीएससी का भी। दोनों सिलेबस होने चाहिए, फ़ोन में नहीं, हार्ड कॉपी में। फ़ोन में नहीं, हार्ड कॉपी में होना चाहिए। एक तो हमेशा अपने पास में रखना है, और एक आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो, अपने रूम में या लाइब्रेरी में जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो, वहाँ पे हार्ड कॉपी में या तो पेस्ट किया हुआ रख लो या फिर प्रिंट करके कॉपी निकलवा के रख लो। और जो सब्जेक्ट चल रही है
उसका तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये टॉपिक है और कौन सा टॉपिक चल रहा है पता होना चाहिए, अभी ये वाला टॉपिक चल रहा है। और जो सब्जेक्ट नहीं हुई है उनका जब भी टाइम मिले, जब भी फ्री है, ऐसे ही सिलेबस उठाया और ऐसे ही पढ़ना शुरू किया कि अच्छा क्या पूछते हैं ज्योग्राफी के अंदर में, और अच्छा फिजिकल में ये होता है, अच्छा ठीक है, भारत में और क्या क्या पूछते हैं ये लोग, अच्छा ये बातें पूछते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है सिलेबस में, ये लिखा हुआ, बस आउट ऑफ क्यूरोसिटी, जिज्ञासावश कि भाई क्या है सिलेबस में लिखा हुआ, क्या है, ये देखने के लिए। तो एक तो सिलेबस होना चाहिए दोनों का, आरपीएससी का और यूपीएससी का दोनों, और दूसरे होने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। सिलेबस गाइडिंग लाइट है अपनी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपने को दिशा दिखाते हैं कि किस तरीके के सवालों पूछे जाते हैं और किसी टॉपिक में कितनी डेप्थ की जरूरत हमको है। तो ये दो चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। और आरएस का तो एनालिसिस करोगे आप ना, एक साइड सिलेबस रखना, एक साइड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखना, तो आप देखोगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस में जो सीधी लाइनें लिखी हुई है ना, वैसे का वैसे उठा करके क्वेश्चन बनाया हुआ है कि भाई कोई लाइन लिखी हुई है, आपने जैसे क्या पढ़ लिया, जैसे मुझे बताओ कोई टॉपिक बताओ फिजिकल ज्योग्राफी में, ज्वालामुखी भूकंप पढ़ लिया, ठीक है, तो सीधा पूछ लेगा कि भाई भूकंप की जो वेव्स होती है, एस वेव्स पी वेव्स पढ़ी आपने, हाँ, तो वो सीधा पूछ लेगा कि भूकंप की वेव्स के बारे में बता दो। तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, सीधा का सीधा टॉपिक पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि भाई मैप दे देगा और पूछ लेगा कि भाई ये इसमें ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर है उसमें दर्शा दो मैप के ऊपर, एक तरफ मैप दे देगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तब जिस जिस तरीके से आप ये अभी ज्वालामुखी पढ़ रहे हो, वैसे की वैसे सातों कॉन्टिनेंट्स की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो पूछी थी इस बार, मैप करनी थी, लिखनी थी सारी चोटियों के नाम, जो सातों कॉन्टिनेंट है दुनिया में उनकी सबसे ऊंची चोटियों के नाम लिखने थे, सातों कॉन्टिनेंट के नाम लिखो और उसके सामने उनकी रेस्पेक्टिव जो पीक्स है, हाईएस्ट पीक, सब सर्वोच्च चोटी है उसका नाम लिखो। तो इस तरीके से क्वेश्चन के नेचर पता चलता है कि अच्छा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ये लोग पूछ रहे हैं, तो हमारी तैयारी की दिशा और दशा तय होती है। नहीं तो एक तो क्या होता है हम धारा में बहते चले जाते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं, और नहीं तो क्या होता है हमको पता होता है कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, ये पता होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें अपने पास में होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस की कॉपी, ये दोनों चीज़ें अपने पास में हमेशा होनी चाहिए। और जब भी टाइम मिले उसको पढ़ो, दोस्तों के साथ में ऐसे ही शेयर करो, बात करो, अच्छा ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही ऐसे ही देख लिया करो, सब्जेक्ट हुआ हो नहीं हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सॉल्व वाले लेके आओ पीवाईक्यूज और देखो कि अच्छा इसका आंसर ये था, अच्छा ऐसे ही था, ऐसे देख लिया करो नॉर्मल, क्योंकि अभी अपने पास में क्या है, थोड़ा टाइम है, तो उसका यूटिलाइज इस तरीके से कर सकते हैं अपन। धीरे धीरे जैसे जैसे सब्जेक्ट होती जाएगी वैसे वैसे आपको सिलेबस के पॉइंट भी समझने में आने लगेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी समझ में आने लगेंगे कि भाई जैसे जैसे सब्जेक्ट होगी वैसे वैसे आपको क्लिक करेगा, अरे ये तो वो क्वेश्चन पूछा था जो अपन ने उस वाले ईयर के क्वेश्चन पेपर में अपन ने देखा हुआ था, ये तो वही क्वेश्चन है। तो आपको धीरे धीरे फिर दिमाग को रिलेट करना शुरू करेगा और फिर आप एकदम सही पटरी पे बैठ जाओगे, भाई हाँ अलाइंड हो जाएगा आपका कि भाई ये इस तरीके से तैयारी करनी होती है। और फिर होता है अल्टीमेटली यूपीएससी के लिए देखें तो ओपिनियन क्रिएट करनी होती है, और ओपिनियन सही क्या है गलत क्या है, हम अभी थिंकिंग प्रोसेस में हैं, तो जो हमसे बड़े लोग हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, और उनको पढ़ते हैं तब हमें और नए नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, हमें नए नए आयाम मिलते हैं कि भाई इस बात को इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस बात को इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, तो बुद्धि खुलती है, दिमाग खुलता है, कोई भी चीज़ के देखने के अलग अलग नजरिए विकसित होते हैं, इसीलिए रेस्पेक्टिवली न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है हमारे, कि भाई हम न्यूज़पेपर कोई ना कोई एक जो है वो फॉलो करते रहे। बाकी अगर करंट अफेयर्स तो देखो ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर हम पढ़ना शुरू करें तो वैसे तो देखा जाए तो एक बेसिक नीड ज़रूरत होती है सब्जेक्ट्स की, जैसे इकोनॉमी के कोई टॉपिक है या इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक है या पॉलिटी की कोई घटना हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे संविधान होगा, कहीं ना कहीं पीछे बेसिक इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजीज होगी, तो वो आती है, तो वो पता होती है, तो हमको थोड़ा बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स समझ में आता है। लेकिन जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तब ये मान के चलते हैं कि इसका बैकग्राउंड हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हम जब करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तब यही मान के चलते हैं कि इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने के बाद में ही ये क्या इवेंट हुआ है वो बताना होता है। तो आप अगर चाहो तो अपनी मैगजीन मिलती है आपको हर महीने वाली, इस मंथ वाली जून वाली मैगजीन मिली आप लोगों को, नहीं मिली तो नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे मैगजीन। तो क्या करना है उसके अंदर में, याद कुछ नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी उसको पढ़ना है कि क्या हुआ है इसमें, ये भारत के नए चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है पिछले कुछ महीनों, ठीक है, तो अच्छा, तो अपने को सिर्फ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस कौन होता है, अच्छा इनको अपॉइंट किया है, कौन अपॉइंट करता है,
क्या चीफ जस्टिस के क्या काम होते हैं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट होता है, अच्छा संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो ऐसी आउट क्यूरियोसिटी अपने मन में पैदा होगी, और कुछ ऐसे सोर्सेज आप नॉर्मल यूज कर सकते हो जिनमें ये सब चीजें देख सकते हो, तो वो अल्टीमेटली आपको जो है वो दिमाग को खोलेगी, आपके दिमाग को विकसित करेगी। लेकिन वो करना कब है, जब अपने जो क्लासेस में जो सब्जेक्ट चल रही है वो अच्छे से अपन कवर कर लेते हैं, उसके बाद का काम है, ठीक है ना। और जो भी मेजर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट की प्रमुख घटनाएं होती हैं वो हम उसमें कवर करते हैं, तो वो अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। और अपनी जो मैगजीन है वो सारे एग्जाम्स को कवर करने वाली, देखो यूपीएससी के लिए, और इवन अब आरएस का भी पैटर्न देखोगे आप, तो धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आप जब एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए, तब तक आरएस के और 2-3 एग्जाम हो चुके होंगे, और तब तक मैं ये मानता हूं कि शायद आरपीएससी का लेवल और यूपीएससी का लेवल लगभग बराबर हो जाएगा सवालों के स्तर के मामले में। क्योंकि अभी भी ये वाले मेंस दिए हुए बच्चों से अगर आप बात करोगे, या आप खुद ही क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे, तो सवालों की प्रकृति, सवालों का नेचर जो है वो अब एनालिटिकल आना शुरू हो गया। तो अपने पास में ये एडवांटेज है कि अभी जो बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से उस एनालिटिकल अप्रोच को इन सालों के अंदर में डेवलप कर सके। देखो एनालिटिकल अप्रोच कोई 2-4 महीने में डेवलप नहीं होती, उसके लिए अपने को समय चाहिए होता है, थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और धीरे 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 फिर अपने आप ऑटोमेटिकली एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होती है, अगर आप अभी से ऐसे इस तरीके से सोचना शुरू करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके माध्यम से, और हम अपने करंट अफेयर्स में वो पीआईबी के सारे आर्टिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो चाहे स्कीम्स हो, वो चाहे कोई पॉलिटिकल तरीके की न्यूज़ हो, वो सारे हम कवर करते हैं, और अच्छे से ढंग से कवर करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा जो, और वो क्लास यूट्यूब पर भी आती है, तो आप अगर चाहते हो ऑफलाइन लेना तो ऑफलाइन भी ले सकते हो, हफ्ते में 3 क्लास होती है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ऑफलाइन इतना सूट नहीं कर रहा है मेरे को, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल है, अपना जो स्प्रिंग बेड अकेडमी का चैनल है उस पर अवेलेबल है। तो क्या करना है अपने को, आप जब भी फ्री हो उसको लगा के सुन लो एक बार, और जो मैगजीन है मैगजीन को खोल लो, और सिर्फ पढ़ना है उसको, याद कुछ भी नहीं करना। होगा क्या उससे मैं बताता हूँ आपको। होगा ये कि आप जब नए नए शब्द सुनोगे, नई नई स्कीम सुनोगे, नई नई चीजें जो फंडे सुनोगे, तब जो आपको पता चला अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, और जब वो क्लासेस में जब सर पढ़ाएंगे तब आपको वो फंडे क्लियर होंगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब आपकी अप्रोच और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो एक तरीके से ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो जाएगा मेंटली, कि भाई हाँ ये चीजें आगे आने वाली है, और इस तरीके से इसको टैकल करना है, और सुनी हुई रहेगी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, तो थोड़ा पढ़ने में क्या हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स को शुरू में तो जो सर ने बताया कि आप नॉर्मल अखबार वगैरह पढ़ो, और नॉर्मल कोई भी आर्टिकल वगैरह जो आपको अच्छा लगता है वो आराम से पढ़ो, और ऐसा कोई नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज आती है तो उसके बारे में अपने को जानने का प्रयास करना चाहिए। सर ने कोई कहा था कोई न्यूज़ फॉलो करने के लिए, बीबीसी न्यूज़ करने, बीबीसी हिंदी करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। उसमें पूरा फैक्चुअल बताते हैं वो, मतलब वो ऐसी वाली न्यूज़ नहीं बताते हैं, मतलब कि भाई आज संसद में उसने उसको थप्पड़ मारा, या उसने उसको धक्का मारा, या मतलब इस टाइप की जो अपने काम की नहीं है, बेसिकली पॉलिटिकल टाइप की न्यूज़ है, तो वो ऐसा वो बताते नहीं है, तो ठीक है, वो अच्छा सोर्स है बिल्कुल। तो अभी एक रिसेंट में ब्रिक्स का एक समिट हुआ था, उसके बारे में सर ने पढ़ने के लिए बोला था, तो कितने लोगों ने जो है वो सर की बात को मान करके थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया कि क्या होता है ब्रिक्स, और ये क्या नाम है ब्रिक्स, और क्यों है, और ये लोग कौन कौन जो है वो इसमें है। वेरी गुड, बस ये 5-7 लोग ही हैं, यहाँ से हैं 2-4 लोग, चलो अच्छी बात है। तो ऐसे किसी, हर वीक किसी ऐसे किसी टॉपिक को लेकर के आपको करना चाहिए, कि भाई जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, कहाँ पे हुआ था ये समिट, रियो डो री, हाँ कहाँ पे है ये, रियो, ब्राजील में है, ठीक बात। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ब्राजील में ये समिट हुआ था, प्रधानमंत्री जी गए थे, और प्रधानमंत्री जी गए थे तो ऐसे ही क्या हो जाता है, समिट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे, तो ब्रिक्स। तो ऐसा कोई एक वीकली या 10 डेज का कोई एक ऐसा आप अपने खुद के पर्सनल लेवल में कोई टॉपिक रखो, या आपका ग्रुप होगा 2-4 लोगों का, उसमें कि भाई चलो ये न्यूज में बहुत आ रहा है, और ये हम देख भी रहे हैं कि भाई यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, और वो कहाँ से पता चलेगा, सिलेबस से पता चलेगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है, और उससे आपस में डिस्कशन किया करो कि अच्छा चलो अब इस हफ्ते का ये टॉपिक रहेगा, इस हफ्ते में इस बारे में अपन बात करें। तो ऐसे ऐसे करते आप 6 महीने में देखोगे ना, आप 1-2 महीने में के अंदर में प्रोग्रेस आप मेजर मत करो, आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर बाद में देखोगे ना, तो आपके इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और आप अपने दोस्त से बात करके और चर्चा करके डिस्कशन करके अगर तैयार किए हुए टॉपिक होते हैं, वो लंबे टाइम तक याद रहते हैं, वो लंबे टाइम तक याद रहते हैं।
तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी अपने को थोड़ी-थोड़ी। क्यों? क्योंकि अपना एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि 3 महीने, 6 महीने तो ही पढ़ना है, अपने को थोड़ा लंबा पढ़ना है। 3 महीने, 6 महीने पढ़ना हो तो मैं कहूँगा कि खुद को कमरे में बंद कर लेना चाहिए, सब कट ऑफ कर लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए 12-12, 15-15 घंटे। लेकिन अपनी लंबी जर्नी थोड़ी लंबी है, तो इसीलिए फिर वो अपन कर नहीं सकते, तो इसलिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा-सा ये डिस्कशन वाला मोड अपनाना पड़ेगा।